हाय एवरीवन, दिस इज रवि स्वरूप। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ट्यूसडे को मैं क्लास लेके आऊँगा आपके लिए, तो क्लास 11th के बच्चों के लिए ये पहला क्लास है मेरा, जहाँ पे हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से। अभी तक जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो भारत के किसी भी कोने से, उनका फर्स्ट सेकेंड चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। अगर उन्हें समझ में नहीं आया होगा तो एकदम स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस चैनल पे। और जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हों, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, उनका तो अभी स्टार्ट ही हो रहा होगा। तो बच्चे हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 तक जो हुआ सो आप लोग भूल जाइए, मेरे साथ बने रहिए। ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। मेरी गारंटी यानी मोदी की गारंटी। ठीक है, तो पूरा सब कुछ आपको समझ में आएगा बच्चा। लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग देख के आप लोग चले जाइएगा। ठीक है, तो क्लास 11 का जो सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पहला चैप्टर है, आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे अन अकेडमी एजुकेटर क्यों लिखा हुआ है सर? क्योंकि आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ अन अकेडमी। मैं अन अकेडमी में पढ़ा चुका हूँ बच्चा। ठीक है, और मेरा नाम क्या है? रवि नाम है मेरा, रवि स्वरूप। ठीक है, तो रवि सर लिखा हुआ है। तो ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा मैं आपको दे देता हूँ। मेरा नाम रवि है और मैं सबसे पहले बायजूस में पढ़ाता था। देन आई ज्वाइंड अन अकेडमी, वहाँ मैंने 1 साल पढ़ाया। ठीक है, तो भी बहुत सारे बच्चे अन अकेडमी के भी ये वीडियो देख रहे होंगे जो मुझसे क्लास 10th में पढ़े हैं। क्लास 10th में हमने पूरा पढ़ाई करा था और पूरा सिलेबस कंप्लीट करा था। ठीक इसी तरीके से क्लास 11th में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस जो है बच्चा, साइंस एक वर्ड से बना है जिसका नाम है साइंसिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू नो। एकदम बेसिक से बच्चा, इंट्रोडक्शन से हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 11th अगर आप लोग को कुछ भी छूटा हुआ है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो यहाँ आप लोग ये पूरा लेक्चर मेरा आज देखिएगा। ये पहला लेक्चर है, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको मैटर के बारे में पढ़ाऊंगा और थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन वाले पार्ट कराऊंगा। ठीक है, कहीं भी कुछ भी डाउट है आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूंगा। स्टार्टिंग करते हैं बच्चा इस चीज़ से कि जो साइंस है, क्लास 10th आप लोग साइंस पढ़े थे, वही अब डिवाइड हो गया बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री अगेन डिवाइडेड हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये केमिस्ट्री के ही पार्ट है। तो अभी हमें पढ़ना है साइंस क्या है। तो साइंस एक ग्रीक वर्ड साइंसिया से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो, कुछ जानना। ठीक है, विज्ञान, कुछ जानना। ठीक है, जैसे आप इस वर्ड में भी जाएंगे, साइंस, विज्ञान। ज्ञान मतलब क्या होता है बच्चा? ज्ञान मतलब होता है नॉलेज, टू नो। ठीक है, तो साइंस एक साइंसिया वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है कुछ जानना। तो अभी हम लोग बच्चा केमिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो केमिस्ट्री साइंस का एक पार्ट है, जिसमें केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं बच्चा? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या न्यूमेरिकल आप बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाई करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, मोल कंसेप्ट ज़्यादातर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ाई करते हैं। थर्ड आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल, सारे एलिमेंट हो गए, एस ब्लॉक हो गया हमारा, पी ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चीज़ें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव से बना है। हाइड्रोकार्बन क्या है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ठीक है, अभी तक बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैंने क्लियर कर दी हैं, वापस से करा देता हूँ। अभी तक मैंने आपको समझाया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चा? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन पाया जाए। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन क्या है? तो दिख ही रहा होगा ना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव से मिलके बना हुआ चीज़। एग्जाम्पल C2H4। देखिए C और H क्या है? हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH4
सी कार्बन और हाइड्रोजन, दो चीज़ से मिलके बना है, क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। होप अब क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का स्टार्टिंग है बच्चा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी जा रहे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा बाद में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है मैटर क्या होता है। तो सबको पता है बच्चा, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई स्पेस एंड उसके पास कुछ मास हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। जैसे ये पेन, ठीक है, जैसे ये पेन हो गया मैटर, जैसे ये शर्ट हो गया, जैसे मैं हो गया, जैसे बुक है, जैसे कॉपी है, ये सब क्या है, मैटर है। ये देखिए एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ मास है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि सर एयर क्या है, एयर मैटर है कि नहीं है। हाँ, एयर मैटर है। वाटर क्या है, वाटर भी मैटर है। कैसे सर, तो अगर हम लोग एक वाटर बोतल लेंगे, इसमें पानी भर देंगे, तो वाटर क्या करेगा, बोतल को भर देगा, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और 1 लीटर 2 लीटर वॉल्यूम होता है, यानी इसका कुछ मास भी है, ठीक है। अब एयर है कि नहीं है, तो सर एयर भी है। कैसे है, हम लोग बैलून में हवा भर देंगे, तो बैलून में जब हवा भरेंगे, बैलून क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। किसके हेल्प से, एयर के हेल्प से, ठीक है। ऐसे एयर यहाँ भी है, बट आपको यहाँ वाले एयर को देखने से लगेगा कि एयर जो है मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे कि बैलून में अगर हम लोग एयर भरेंगे, हवा भरेंगे, ठीक है, तो बैलून एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और 2 बैलून को अगर हम लोग वेटिंग मशीन पर रख देते हैं, एक तराजू पे 2 बैलून, और एक को फोड़ दें, तो ये जो तराजू है वो एक की तरफ झुक जाएगा, अगर यहाँ बैलून नहीं है तो ये क्या बताता है कि बैलून के पास मास भी होता है। तो ये बेसिक सा मैंने आपको समझाया कि मैटर क्या है, ठीक है। मैटर क्लियर हो गया। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तीनों सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप लोग पहले ही पढ़ लिए होंगे, और कई बच्चे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंस भी पढ़ लिए होंगे। तो क्लास 9 में भी आपको बताया गया था बच्चा कि यही तीनों हमारे सिलेबस में है, ये दोनों नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अभी मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों हमें नहीं पढ़ना है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। प्लाज्मा बच्चा एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि कहाँ पाया जाता है। प्लाज्मा पाया जाता है आपको हॉट प्लेसेस पे, ठीक है, जैसे कि सन हो गया, ठीक है, जैसे कि मून हो गया, कहाँ, सन के पास, सॉरी मून नहीं, सन के पास, स्टार के पास। बोन-आइंस्टीन कंडेंस, ऐसा पार्टिकल जो कि कोल्ड प्लेसेस पे पाया जाए, जैसे ग्लेशियर हो गया, ठीक है। ऐसा छोटा पार्टिकल जो कि ठंडे जगहों पे पाया जाए, दैट इज बोन-आइंस्टीन कंडेंस। जो कि गर्म जगहों पे पाया जाए, दैट इज प्लाज्मा, जैसे कि सन के पास, ठीक है, सन के पास बहुत गर्मी होती है, स्टार के पास। इतना जानना सफिशिएंट है आपको इन दोनों के लिए। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो बच्चा सबको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सॉलिड का पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर होते हैं। सॉलिड के पास क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट शेप, जैसे कि आयरन हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड है, पार्टिकल पास पास है, इनका एक डेफिनिट शेप है, डेफिनिट वॉल्यूम है। लिक्विड डेफिनिट वॉल्यूम तो है, जैसे 1 लीटर पानी लेंगे तो चाहे वो मग में ले लें, चाहे वो बाल्टी में ले लें, ठीक है, किसी भी कंटेनर में ले लें, सस्पेन में ले लें, 1 लीटर है तो हर कंटेनर में 1 लीटर ही होगा, ऐसा नहीं है कि 2 लीटर बन जाएगा, ठीक है। बट उनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का हो जाएगा। अगर कंटेनर गोल है तो 1 लीटर पानी इस शेप का हो जाएगा, अगर कंटेनर ऐसा है बाल्टी की तरह तो पानी बाल्टी का शेप ले लेगा, ठीक है, सेम शेप ले लेता है, क्वांटिटी सेम रहती है, यानी वॉल्यूम सेम और शेप कंटेनर का ले लेता है, शेप फिक्स्ड नहीं है। गैस, नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डेफिनिट शेप, गैस का तो कुछ भी फिक्स नहीं है, ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है, ना ही शेप फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसमें और भी कई डिफरेंसेस आते हैं इन लोगों के बीच, प्रॉपर्टीज़ होती है, वो आपको बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं वैसे बता देता हूँ। सॉलिड के बीच क्या होता है, पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेस हो सकता है नहीं, नॉन कंप्रेसिबल होता है। डेंसिटी क्या होती है सॉलिड में, पार्टिकल्स की काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब डेंसिटी मतलब क्या है सर, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। अगर हम लोग किसी जंगल में जा रहे हैं जहाँ बहुत सारा पेड़ है, अगर बहुत सारा पेड़ है तो उसमें हम लोग दौड़ पाएंगे ईजिली नहीं, लेकिन अगर कहीं खाली मैदान है तो वहाँ तो ईजिली हम लोग दौड़ पाएंगे ना,
ठीक है, वहाँ पे डेंसिटी कम है और यहाँ पे पेड़ की डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब क्राउडेड, भीड़। अगर कहीं बहुत सारे लोग हैं, दुर्गा पूजा में हम लोग बिहार, झारखंड या वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो क्राउडेड होता है, लोग रोड पे निकल जाते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं के दिन निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं काइंडली कमेंट करके बताइएगा, 8वीं 9वीं 10वीं आप घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं दशहरा में, दुर्गा पूजा? तो वहाँ पे बहुत क्राउड होता है तो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, चलना मुश्किल होता है, धीरे धीरे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सॉलिड में डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं। लिक्विड, तो लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है? मॉडरेट होता है, मीडियम होता है, ना ही सॉलिड की तरह टाइट मतलब स्ट्रॉन्ग, ना ही गैस की तरह वीक, मीडियम, इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंप्रेसिबल होता है, हाँ नॉन कंप्रेसिबल है, ठीक है, गैस के कंपेरिजन में, क्योंकि गैस पूरा कंप्रेस, बैलून क्या होता है पूरा कंप्रेस हो सकता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंप्रेसिड तो हुआ है, ठीक है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड, तो गैस पूरा कंप्रेस्ड हो सकता है, सॉलिड एकदम नहीं हो सकता है, लिक्विड गैस के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अब वैसे ही गैस के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। सॉलिड फ्लूइड होता है? नहीं, फ्लूइडिटी कैरेक्टर इसमें नहीं होती है। लिक्विड हाँ फ्लूइड होता है, बह सकता है ना, जो फ्लो हो सकता है। गैस हाँ, गैस हवा भी बह सकता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। कंप्रेसिबल भी है, ये कंप्रेस भी हो सकता है, डेंसिटी सबसे कम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा होगा, बाकी मैंने समझा दिया। तो बच्चा ये लेक्चर मैं वैसे लेके चल रहा हूँ कि एकदम आप लोग एवरेज बच्चे हैं, काफ़ी ब्रिलियंट नहीं हैं, और वहाँ से मैंने स्टार्टिंग करा है। ये पहला लेक्चर है। अगर आपको कुछ भी लग रहा होगा कि नहीं सर थोड़ा फास्ट जा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ये जीवन बस आप लोग के लिए ही है, तो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर लूँगा, ताकि आप हर एक बच्चा जो अपने कोचिंग ट्यूशन में शर्माता है, पूछ नहीं पाता है, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है स्कूल में, वो फ्री में ये एजुकेशन ले सके और पढ़ाई कर सके, क्योंकि मेरा मकसद ही है एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। चलिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इनका इंटर कन्वर्जन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनना, बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बनना, कैसे बनता है? पिघल जाता है, दैट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग को ही बोलते हैं हम लोग फ्यूज़न, ठीक है। अब पानी है, पानी को वापस से बर्फ़ बनाना है, क्या करेंगे? फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजिंग। ईजी है कि नहीं ईजी है? फिर से एक बार देखिए, दोहराइए। बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बनाना है, बर्फ़ से पानी बनाएंगे तो क्या होगा? मेल्ट कर देंगे, मेल्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न। पानी को बर्फ़ बनाना है, फ्रीजिंग, फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। अब लिक्विड को गैस बनाना है, हीट करिए, इवोपोरेशन या वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन। अब भाप बना है, उसको वापस से पानी बनाना है, क्या करेंगे? कॉन्डेंसेशन, ठीक है। आप जैसे गैस बन रहा है, ठीक है, आप मैगी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, भाप ऊपर उठता है, आप वहाँ पे एक प्लेट रख दीजिए, ठीक है। सारा भाप उस प्लेट पे कलेक्ट होगा, और कुछ देर बाद अपने आप ठंडा होके वो भारी होके गिर जाएगा, पानी में मिल जाएगा या चाय में मिल जाता है। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, दैट इज़ कंडेंसेशन। तो ये तो हमारे आम तौर पर जीवन में होता था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। बट अगर हमें मान लीजिए बच्चा सॉलिड से सीधा जाना हो किधर? गैस की तरफ, तो क्या करेंगे? सॉलिड से गैस, तो बच्चा प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। जैसे हम लोग कपूर, इसका एग्जांपल है कैम्फर। कपूर क्या होता है बच्चा? सॉलिड होता है, उसको हम लोग जला दें तो सीधे गैस बनेगा ना। अब गैस से वापस से अगर हमें बनाना है सॉलिड, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेपोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चा? डिपोजिट करना, डिपोजिट। गैस उड़ा है, गैस को हाई प्रेशर में डिपोजिट कर देंगे तो वापस से सॉलिड बन जाता है, तो डिपोजिशन। एक बार और दोहराइए बच्चा, याद कर लीजिए। सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन, गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन, गैस से सॉलिड, सीधे सॉलिड, तो डिपोजिट करेंगे, दैट इज डिपोजिशन। और गैस, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा, मिक्सचर एंड इट्स प्रॉपर्टीज।
तो ये पिक्चर आपके सामने आने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, ठीक है। इसको आप भूल जाइए ऐसे। देखिए ये जो मैटर होता है, ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो बच्चा दो सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस वापस से बच्चा एलिमेंट और कंपाउंड में टूटा, ठीक है, एंड इम्प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसी इम्प्योर को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एलिमेंट फर्दर क्लासिफाई होता है बच्चा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। कंपाउंड फर्दर क्लासिफाई होता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये आपको पता होगा बच्चा ये सारी चीज़ें, ठीक है, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था ये सारी चीज़ें। तो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में तो होता है ना, एलिमेंट 117 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, उसमें क्या होता है, कुछ मेटल होगा, कुछ नॉन मेटल होता है, कुछ मेटलॉइड्स होता है। कंपाउंड एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन है मैटर का। सारी चीज़ें क्लास 9 में पढ़ा है हमने, इसलिए मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं मिक्सचर पे। क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम लोग प्योर और इम्प्योर किए थे, तो इम्प्योर या मिक्सचर जो भी बोलिए, ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे, तो उसमें आया था एक पार्ट इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट विच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड फिजिकली। इसका मतलब है बच्चा, मिक्सचर क्या होता है, जब दो सब्सटेंसेस या दो से अधिक सब्सटेंसेस, ठीक है, फिजिकली मिला दिया है हमने, ठीक है, फिजिकली मिला दिया है, ठीक है, एक साथ, यही तीनों को एक साथ मिला दिया, तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। आप सोचिए जैसे कि पानी लिए, पानी में हम लोग बालू डाल दिए, तो दो सब्सटेंस है, एक हो गया पानी, एक हो गया सैंड, बालू, दो चीज़ को मिला दिए, क्या बन गया, एक मिक्सचर, जिसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। चाहे मिक्सचर जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, नवरत्न का मिक्सचर आता है, हल्दीराम आता है, दलमोट बोलते हैं बिहार में किसी किसी को जो लोकल जाते हैं खरीदने। तो अगर मान लीजिए किसी को बादाम पसंद है तो वो बादाम लेगा, किसी को मूढ़ी पसंद है तो वो ज़्यादा मूढ़ी ले लेगा। ऐसा फिक्स है क्या कि अगर हम लोग 100 ग्राम मिक्सचर लिए हैं तो उसमें 10 ग्राम बादाम होगा? नहीं, हमें जो पसंद है हम स्वाद अनुसार वो ले सकते हैं। तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स मिला रहे हैं उनका रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है, किसी भी अमाउंट में हम लोग मिला देते हैं। समझ में आ गया मिक्सचर क्या है? सर मिक्सचर मतलब सर दो या दो से अधिक चीज़ जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो लोग दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं तो वो लोग मिक्सचर बना देते हैं, ठीक है। अगर 3 मिला दिए तो 3, और हर एक सब्सटेंस को हम लोग उसका कंपोनेंट बोलते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली फिजिकली मिला देते हैं तो बन जाता है। टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बच्चा जानता है भैया होमोजीनियस मतलब क्या, पानी चीनी। होमोजीनियस मतलब पानी चीनी, जो हम लोग आसानी से घुल मिल जाए, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। पानी में चीनी डाल दें, मिला दें, पूरा मिल जाएगा। अच्छा थोड़ा ना है कि चीनी थोड़ा बचा रहेगा, नहीं, पूरा मिल जाता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। हेट्रोजीनियस, पानी और बालू, पानी में बालू मिला दीजिए, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, तो वो हेट्रोजीनियस है। पानी में तेल मिला दीजिए, मिलेगा? नहीं। तो द कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्योर सब्सटेंस, मैटर का एक और कंपोनेंट था ना बच्चा, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, इम्प्योर के दोनों पार्ट भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं प्योर सब्सटेंस। तो बच्चा प्योर सब्सटेंस दो टाइप का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन वेयर एज मिक्सचर में कंटेन द कंपोनेंट इन एनी रेशियो। प्योर सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स हैं या जो कंपोनेंट हैं वो फिक्स्ड रेशियो में मिले होते हैं। कैसे मिले होते हैं? फिक्स्ड रेशियो में। बट इम्प्योर में क्या था, स्वाद अनुसार, कोई फिक्स्ड रेशियो
नहीं था। मिक्सचर का फिक्स रेशियो था नहीं, जितना मन है उतना पे दाम ले लिए, बताया था मैंने। यहाँ फिक्स रेशियो होता है, ठीक है। आप जैसे एग्जांपल ग्लूकोज ले लेंगे या कॉपर ले लिए, गोल्ड, वाटर, सब क्या है, ये सब प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अब एलिमेंट और कंपाउंड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, ठीक है। मैंने पहले ही इसीलिए आपको टेबल में समझा दिया था यहाँ पे कि सब प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड में टूटता है, और इम्प्योर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये तो कवर कर लिया हमने। अब हम इस पे आ गए हैं। तो बच्चा एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट बच्चा एक तरीके के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, सेम पार्टिकल दैट आर आइडेंटिकल। कैसे होते हैं? आइडेंटिकल। सॉरी, इतना बड़ा बड़ा वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा। देखिए कोई घबराहट की बात नहीं है। आप मान लीजिए ये लोहा है, लोहा का आप यहाँ से छोटा पार्ट निकालिए और यहाँ से, तो क्या यहाँ से लोहा निकलेगा, यहाँ से प्लास्टिक? नहीं, यहाँ का सबसे छोटा पार्ट को एटम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ के सबसे छोटा पार्ट भी लोहा होता है, और यहाँ का सबसे छोटा पार्ट भी लोहा ही होगा, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। तो पार्टिकल्स क्या हुए? एक जैसे हुए, तो एलिमेंट हो गया, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में होते हैं ना एलिमेंट। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दिस पार्टिकल मे बी एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि आयरन हो गया लोहा, जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर का हम लोग तार ले लें, ठीक है। कॉपर का आप मान लीजिए तार है, यही एक तार है। अब ये तार में अंदर कॉपर है, आप यहाँ से थोड़ा सा तार काटिए, यहाँ से थोड़ा सा तार काटिए दूर से, तो क्या यहाँ कॉपर आएगा, यहाँ एल्युमिनियम आएगा? नहीं, दोनों कॉपर ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो एलिमेंट एक जैसे पार्टिकल से मिलके बना है। अब मॉलिक्यूल पे आते हैं या कंपाउंड पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड। मान लीजिए H2O है, तो क्या H2O में एक जैसे पार्टिकल? नहीं सर, H2O में तो दो अलग अलग पार्टिकल हो गए, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, तब जाके H2O बना। तो ये भी सर मिक्सचर की तरह हो गया। दो सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस या एक नया चीज़ बन रहा है, तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते थे। सर इसमें भी तो वही हो रहा है। नहीं हो रहा है बच्चा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? जब दो सब्सटेंस, जब दो एलिमेंट, ठीक है, सब्सटेंस की जगह पे क्या होता है? एलिमेंट। जब दो एलिमेंट H2 और O2 आपस में मिलते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, या एटम सीधे लिखा हुआ है, ठीक है। जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन ये जो दो सब्सटेंस मिलते हैं ये फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? फिक्स्ड रेशियो में। और मिक्सचर में फिक्स्ड रेशियो था क्या? नहीं, यहाँ फिक्स्ड रेशियो होता है। सर फिक्स्ड रेशियो कैसे है? देखिए H2O, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, दो हाइड्रोजन तो 1 × 2 2। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, इसका रेशियो क्या आया? 1:8। आप पानी कहीं का भी ले लीजिए, नाली का पानी, टंकी का पानी, टैप वाटर, समुद्र का पानी, कहीं का भी ले लीजिए वाटर, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 1:8 बाई मास, ठीक है। तो फिक्स रेशियो होता है, बट मिक्सचर में फिक्स रेशियो नहीं है। होप आपको समझ में आ गया होगा। कंपाउंड, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन द मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड। मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है? कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट, ठीक है। कैसे? पूरा पानी है, अब पानी का एक बूंद निकालिएगा तो क्या बोलते हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, और एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं एटम, ठीक है। एटम बच्चा अकेले एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। कभी आपने देखा है कि अकेले ऑक्सीजन को एग्जिस्ट करते? नहीं, ऑक्सीजन हमेशा O2 या O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोई चाहिए इसको, ठीक है, चाहे Fe2O3, कोई ना कोई चाहिए साथ में। लेकिन H2O पानी का सबसे छोटा मॉलिक्यूल निकालेंगे तो उसमें क्या होगा? बस हाइड्रोजन होगा? नहीं, H2O ही होगा, और वो अकेले एग्जिस्ट करता है, किसी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, H2O किसी और की ज़रूरत नहीं है तो दोनों एक साथ। अरे बच्चा, तो ये दोनों एक साथ ही रहेगा, वही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि अलग नहीं होगा। पानी का सबसे छोटा बूंद, अगर पानी में से हम लोग हाइड्रोजन अलग निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन, फिजिकली नहीं पॉसिबल है। हाँ, केमिकली पॉसिबल है, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, बिजली पास कराएंगे तब। ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपलर सब्सटेंसेज और फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से कंपाउंड के एलिमेंट्स को हम लोग या कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। पानी में H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो है, क्या हाइड्रोजन निकाल सकते हैं? नहीं पॉसिबल है, ऐसे हाथ डाल के नहीं। लेकिन मिक्सचर को हम लोग फिजिकली अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है और बालू मिला दिए, नीचे बालू है, ठीक है, नीचे बालू है यहाँ पे, और
पूरा पानी है। अलग कर सकते हैं हम लोग? हाँ सर अलग कर सकते हैं। कैसे बच्चा, कैसे अलग कर सकते हैं? हम लोग इसको फ़िल्टर कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? इसको फ़िल्टर कर देंगे। फ़िल्टर कर देंगे तो बालू ऊपर ही रह जाएगा और पानी नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? लेकिन यहाँ हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऐसे ऐसे निकाल देंगे, अलग नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं बच्चा एलोट्रॉप और आइसोटोप्स पे। एलोट्रॉप क्या होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर केमिकल बट फिजिकली इन डिफरेंट फॉर्म। आप समझ सकते हैं कि कार्बन का एलोट्रॉप क्या होता है? ग्रेफाइट। और कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड। ठीक है, डायमंड। दोनों के अंदर क्या है? कार्बन। मतलब केमिकली क्या है? सेम है, कार्बन इसमें भी कार्बन उसमें भी, बट फिजिकली दिखने में कैसा है? डिफरेंट। ग्रेफाइट ब्लैक सा जो पेन का नीब होता है, एकदम काला सा, एकदम सॉफ्ट होता है। डायमंड हीरा, चमकीला। तो फिजिकली डिफरेंट है बट अंदर से क्या है? सॉफ्ट हार्टेड, मतलब कार्बन। अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ताकि आपको अच्छे समझ आए। जैसे मान लेते हैं हम लोग लकड़ी, वुड। ठीक है, अब वैसे ये सही बात नहीं है बट समझाने के लिए समझा रहा हूँ, पढ़ाई में मत लिख देना इसको। लकड़ी जैसे वुड है, अब हम लोग किसी दरवाजे को बनाते हैं लकड़ी के हेल्प से, किसी विंडो को बनाते हैं, किसी टेबल को बनाएं, किसी चेयर को बनाएं, तो सब में क्या है? फिजिकली सब अलग अलग दिखता है। डोर ऐसा दिखेगा, विंडो छोटा दिखेगा, टेबल अलग दिखेगा, दिखने में सब अलग अलग है, बट केमिकली सबके अंदर क्या है? लकड़ी ही है, वुड है। समझ रहे हो? मतलब बना है सेम चीज़ से बट दिखने में फिजिकली बस अपीयरेंस अलग अलग है। वैसे ही एलोट्रॉप का मतलब समझ में आ गया? केमिकली सेम बट फिजिकली इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड। आइसोटोप क्या होता है बच्चा? एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, जैसे क्लोरीन। ठीक है, जैसे आप क्लोरीन की बात कर लें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है बट एक का मास 35, एक का 37। तो एक ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास क्या हो? अलग अलग हो, दैट इज आइसोटोप। ठीक है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है आइसोटोप्स का, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए आप एक हल्का एक थोड़ा सा भारी है। तो बच्चा अब हम लोग यहाँ तक पढ़ गए हैं। कहाँ तक पढ़ गए हैं मैं आपको एक बार समरी दे देता हूँ, कहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। हम लोग स्टार्टिंग किए थे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा साइंस के बारे में। साइंस क्या है? साइंस एक साइंसिया वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब होता है टू नो, कुछ जानना। ठीक है, उसके बाद साइंस के 3 ब्रांच होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। हम लोग केमिस्ट्री के फिर से 3 ब्रांच कर दिए। क्या क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक कंपाउंड पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल में फिजिकल प्रॉपर्टीज और न्यूमेरिकल बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया है सर। इसके बाद आपने क्या पढ़ाया? इसके बाद हमने आपको स्टार्ट किया मैटर। मैटर क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैंने बताया, क्लासिफिकेशन मैटर का, स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर मैंने आपको इंटरचेंज बताया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। फिर क्या बताया मैंने आपको? फिर मैंने आपको इंटरचेंज के बाद, जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या क्या बताया मैंने उसके बाद। हाँ, एलिमेंट बताया, कंपाउंड बताया, ठीक है, मिक्सचर बताया, मिक्सचर के टाइप्स बताए, एलोट्रॉप बताया। इसी में क्या बताया मैंने? एलोट्रॉप और आइसोटोप। तो अभी तक हमने इतना टोटल पढ़ लिया है। इसके बाद हमारा कल का लेक्चर होने वाला है लॉज, जो भी केमिकल लॉज हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कितने लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेलुसेक लॉ और हैवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ये 5 लॉ है बच्चा। ये पांचों लॉ के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बच्चा हमने अभी तक
ये सारी चीज़ें कवर कर ली। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोर्न, आइंस्टीन, कंडेंसेंट। देन इंटरचेंज ऑफ मैटर पढ़ा हमने, स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर हमने एलोट्रोप पढ़ा, आइसोटोप पढ़ा, मिक्सचर पढ़ा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस पढ़ा। फिर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ा। और एलिमेंट के सबसे छोटे पार्ट को एटम बोलते हैं, जो कि अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कंपाउंड के सबसे छोटे पार्ट को मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। तो होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है बच्चा, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट दिया है, और देखो मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा है, तबीयत बिल्कुल ख़राब है, मेरी गर्दन फंसा हुआ है, बट फिर भी आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि ट्यूसडे को मेरा लेक्चर आएगा। तो शायद 10-15 में मैंने टाइम दिया था, थोड़ा सा लेट हो जाएगा ये वीडियो आते आते, बट कोई नहीं यार, मैंने पूरी कोशिश की है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगेगा। आपके कमेंट से ही मुझे थोड़ा हिम्मत मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। अगर ये हेल्पफुल लग रहा होगा तो बिल्कुल हम लोग वापस से लेक्चर 2 में मिलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।